हेलो 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 बच्चा लोग, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? चलिए भैया, उम्मीद करते हैं कि जो डीपीपी आपको मिला है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। और इससे आगे अब सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। और इससे आगे कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे यूनिट एंड डायमेंशन में, और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सॉल्यूशन की जो है जर्नी को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। आप इसको बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया था। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। तो पहला जो सवाल है उसमें आपको क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। देखो, फिजिक्स में क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप शुरू करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर देखें कि उसका जवाब क्या होगा। तो चलिए, पहले आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि सपोज मान लीजिए कि a इज इक्वल टू बी की टू द पावर n c टू द पावर m है। ए का डायमेंशन आपको दिया गया है एल टी, मतलब उसकी वीमा आपको बताई गई है ए की। बी की जो वीमा है वो एल स्क्वायर टी की पावर -1 बताई गई है। और सी का जो डायमेंशन है वो बताया गया है एल टी स्क्वायर। तो आपसे एक्सपोनेंट एम और एन की, आपसे जो है एक्सपोनेंट एम और एन की जो है ये पूछी गई है कि वैल्यू क्या है। मैं सही नहीं दिख रहा हूँ? मुझे देख के क्या करोगे? चलो क्वेश्चन देखो आप सब लोग। तो हमें पता है कि रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी टू द पावर n सी टू द पावर m। लेफ्ट और राइट साइड का डायमेंशन लिखेंगे फटाफट। तो a का डायमेंशन क्या है आपका एल टी, बी का डायमेंशन क्या है आपका एल स्क्वायर टी की पावर -1, क्योंकि होल पावर n है तो l की पावर 2n हो जाएगा और t की पावर हो जाएगा माइनस का n। बी सी की डायमेंशन दी है आपको क्या एल टी स्क्वायर, तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा ये m हो जाएगा, और t की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m। पावर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो अगला स्टेप देखिए क्या होगा। एल टी इज इक्वल टू एल की पावर कितनी हो गई, एल की पावर हो गई 2m और प्लस आपका 2n प्लस n, सॉरी इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए क्या क्या पावर हो गई, एल की पावर कितनी हो गई, एक तो 2n है और साथ ही साथ एक क्या है आपका m है। टी की पावर क्या क्या हो गई, टी की पावर एक तो आपकी जो है -n है और साथ ही साथ एक क्या है आपका 2m। बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट की पावर को इक्वल कर देना है। तो 2n प्लस m इज इक्वल टू आपका 1 होगा, और -n प्लस 2m ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए तो डी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। m और n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये सवाल जो है आसानी से आप बना सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया, प्रोसेस पूरा समझा दिया कि कैसे हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है द डायमेंशन m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 कैन क्रॉसपॉन्ड टू, जो वीमा है आपकी m l की पावर -1 t की पावर -2 किससे संबंधित है। ये आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन जो है किससे रिलेटेड है। तो ध्यान से समझिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बेटे क्या होता है, बल आघूर्ण टॉ को कहते हैं और टॉ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी आपकी एम एल स्क्वायर टी -2। याद करते चले, सबकी डायमेंशन बता रहा हूँ। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है आपका सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी एम एल टी -2 अपॉन एल, तो ये हो जाएगा आपका एम टी टू द पावर -2। बात करते हैं शांता गुणांक की, शांता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल -1 टी -1। बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक की जो फॉर्मूला होता, जो वीमा होती है वो प्रेशर के बराबर आती है, याद कर लीजिए, ठीक है, दाब के बराबर होती है।
और दाब होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ml/t-2 अपॉन एल का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ml⁻⁻1 t⁻²। यही आपसे पूछा गया था कि ml⁻⁻1 t⁻² किसका डायमेंशन है, तो आंसर आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक। सर प्रेशर की भी यही होती है, बिल्कुल सही, प्रेशर की भी यही होती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हम लोगों को जो है दिया गया था उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर करना है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन फॉर्मूला ml⁻⁻2 t⁻²। तो ध्यान से समझना है कि ये है क्या। देखिए एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी क्या होता है बच्चे, एनर्जी होता है ml²t-2 अपॉन एरिया करेंगे तो एल का स्क्वायर, तो ये तो कट जाना है, तो यानी कि यह इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, तो प्रेशर की अभी अभी हमने डायमेंशन पढ़ी ml⁻⁻1 t⁻²। फोर्स इंटू लेंथ, तो फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगा आपका ml²t-2। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि प्रेशर ml-1 t-2 अपॉन लेंथ, लेंथ का मतलब है l, तो यानी कि फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ml⁻⁻2 t⁻²। यही आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये किसका डायमेंशन है, तो आंसर होगा प्रेशर का डायमेंशन है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का जो दाब है उसकी विमा ये निकल के आई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। चलते हैं आगे, लास्ट में आपको कमेंट करना है स्कोर के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिए सब लोग, डीपीपी में यहाँ पर टी का स्क्वायर है बेटे, ये टी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये टी स्क्वायर है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। अब देखिए आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, आपको रिलेशन दिया है कि प्रेशर P इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है P0 e⁻⁻α t², और आपसे बोला गया है कि कांस्टेंट जो अल्फा है उसकी डायमेंशन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आप ध्यान रखिए कि लॉग हो, टेन हो, साइन हो, ई की पावर में कुछ भी हो, ये जो चीज़ होती है ये डायमेंशन लेस होती है, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर कैसा होगा, ये विमाहीन होगा, कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, विमाहीन होगा। लेकिन आपसे पूछिए अल्फा की, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 1/t² के, 1/t² क्या हो जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर इसकी, अगर t² की डायमेंशन और अल्फा की डायमेंशन एक दूसरे के उल्टी होंगी तभी वो एक दूसरे को काट पाएंगे और तभी वो डायमेंशन लेस बन पाएगा, तो आंसर आएगा बी, कि भाई इसकी जो डायमेंशन है वो t⁻⁻2 के बराबर है, ठीक है। शांतक गुणांक का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू 6π/RV से, ठीक है, वहां से जब ये पढ़ाएंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आप वहां से निकाल सकते हैं फिलहाल इसको। चलिए फिलहाल अब अगले सवाल की तरफ रुख करना होगा हमें, और अगला सवाल है कि डायमेंशन आपसे पूछी गई है a/b की, किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, कि डायमेंशन बताइए a/b की डायमेंशन क्या है। तो आप कुछ मत कीजिए, p प्रेशर है आपका, तो p इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए a/b इंटू 1/x माइनस t² अपॉन bx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ये कहता है कि आप दो चीज़ों को अगर माइनस कर रहे हैं तो तभी माइनस कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन क्या होगा, एक जैसा होगा। तो सीधा सीधा देखिए, आप इसको जो है इससे माइनस कर रहे हैं और उत्तर आपका पी आ रहा है, तो जिसको मैंने गोला किया है उसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर आएगा, यानी कि हम कहेंगे a/b इंटू 1/x का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा, और प्रेशर का डायमेंशन अभी अभी पढ़ा ml-1 t-2। पूछा है आपसे a/b का, तो ये हो जाएगा आपका ml⁻⁻1 t⁻²। इंटू किसकी जा रही बेटे, ये x इंटू करेगा, और x क्या है यहाँ पे, दूरी है, x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l, ठीक है, तो l से जो है आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर बचेगा mt⁻², ठीक है।
तो -2 देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी डायमेंशन बतानी है मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में। यानी कि विशिष्ट जो गुरुत्व है उसकी लंबाई उसकी विमा आपको बतानी है द्रव्यमान के रूप में, लंबाई के रूप में और समय में उसकी विमा क्या क्या है। बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी को याद कर लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही मज़ेदार जो है, ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, यानी कि जो गुरुत्व त्वरण होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता। तो इसलिए इसकी जो विमा होगी वो 0 0 0, डायमेंशन होगी m⁻0, l⁻0, t⁻0। तो आपसे पूछा था कि द्रव्यमान, लंबाई और समय यानी कि मास और टाइम के बीच में क्या क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बता दिया है मैंने। डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे 1/4 कर लेंगे आप लोग, 1/4 कर लेंगे। ठीक है, चलो अब सवाल पढ़ो आराम से। उसने बोला है कि एक यूनिट जो मास है वो 4 किलोग्राम के बराबर है, और एक यूनिट जो लेंथ है वो 1/4 मीटर के बराबर है। एक यूनिट टाइम जो है 5 सेकंड के बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर होगा? तो ध्यान से समझिए, अगर एक यूनिट आपका 4 किलो है तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 मीटर आपका, एक यूनिट लंबाई अगर आपका 1/4 मीटर है तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1 मीटर कितना हो जाएगा भैया? 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक यूनिट टाइम 5 सेकंड के बराबर है तो भैया 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 1 सेकंड आपका 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सब लोग इसी तरीके से करना है एग्जाम में भी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सबको रखो यहाँ पर। 1 किलो की जगह रख देंगे 1/4, मीटर की जगह रख देंगे 4, तो 4 × 4 हो गया, और सेकंड की जगह रखेंगे 1/5, तो 1/5 गुणा 1/5 की पावर -2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सॉल्व करो जरा इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 गुणा, क्योंकि 1/5 की पावर -2 है तो 5×5 = 25 ऊपर आएगा, और 25 चौके आंसर आएगा आपका 100 यानी कि 100। तो 100 यूनिट के बराबर होगा, 100 इकाई के बराबर होगा। सवाल देख लीजिए, सवाल को इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए काम करने का तरीका क्या है। यदि कांस्टेंट ना होता, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो ये डीपीपी जो सीरीज बनाई गई है वो आपके जो है प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें। कोई डाउट आपका होता है तो आप क्लास में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर यहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, क्लास में उसको मैं रिपीट कर दूंगा वापस से। तो ध्यान से समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जब उसको सस्पेंड कर दिया गया है वर्टिकली किसी स्प्रिंग के साथ जो ऑसिलेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से? एफ फ्रीक्वेंसी से, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है ऑब्जेक्ट की, क्या हो सकती है? द्रव्यमान की एक वस्तु एक स्प्रिंग पर ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाई गई है। यहाँ ए आयाम तथा एफ आवृत्ति पर ऊर्ध्वाधर दोलन कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा हो सकती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो के है आपका,
वो डिपेंड कर रही है किस पर, मास की पावर ए पर, फ्रीक्वेंसी की पावर बी पर, और एम्पलीट्यूड की पावर सी पर। इस तरीके से आप लिख लीजिए एक बार। अब काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। मास आपका हो गया एम की पावर ए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टाइम यूनिट डायमेंशन होता है टी की पावर माइनस वन, तो टी की पावर माइनस बी हो गया। एम्पलीट्यूड बेटे आयाम है, आयाम क्या होता है, मीटर में होता है, तो एल की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। इक्वल करो जल्दी फटाफट सबको, ए बी सी को इक्वल कर दो। ए बी सी को इक्वल करेंगे तो ए का वैल्यू तो वन आ गया, ठीक है। बी को इक्वल करेंगे तो बी का वैल्यू टू आ जाएगा, और सी को इक्वल करेंगे तो सी का वैल्यू आपका टू आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास की और एफ की पावर टू और ए की पावर टू। तो सीधे सीधे देखिए कि ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये डायमेंशन की हेल्प से आपको करना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जूल की जगह कुछ और होता है, वो भी आप पूछ सकते हैं, क्लास में आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इनका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ फिलहाल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है, चलिए आगे समझिएगा यहाँ पर। नहीं बेटे, अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकल उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो सिर्फ आपको डायमेंशन से उसको करेक्ट करना था। चलिए यहाँ पूछा गया है कि आपको कॉलम मिलाना है, किसका कौन सा मात्रक है। देखिए दाब, दाब वाला तो किससे मिल जाएगा भाई, पास्कल से मिल जाएगा, ठीक है। दाब वाला पास्कल से मिल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, इम्पल्स के, आवेग के। और आवेग होता है बल गुणा समय। और बल कितना होता है आपका, बल होता है, चलो पहले मैं आपको ये चेंज इन मोमेंटम को समझाता हूँ। संवेग परिवर्तन, बेटे संवेग परिवर्तन जो होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है। और बेटे चेंज इन मोमेंटम तो मोमेंटम ही होगा, यानी कि मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से समझिए कि चेंज इन मोमेंटम का जोड़ा किससे मिलेगा, क्यू से मिल जाएगा, ठीक है। अब बोला है फोर्स कांस्टेंट, तो बेटे फोर्स कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो के का वैल्यू, के का यूनिट क्या होता है बेटे, के का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। लेकिन न्यूटन पर मीटर यहाँ कहीं दिया है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर देखिए कहीं दिया है आपको, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग कहीं नहीं दिया है। एक आपको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एक आपको दिया है अर्ग पर सेंटीमीटर। तो फोर्स कांस्टेंट का जोड़ा तो नहीं मिल रहा है। एनर्जी डेंसिटी, इसको समझ लीजिए ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा जो घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व होता है आपका एनर्जी, मतलब एनर्जी को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, ऊर्जा घनत्व। यहाँ समझिए ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि आप एनर्जी यानी कि ऊर्जा को डिवाइड करेंगे किससे, आयतन से। आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब होता है ऊर्जा घनत्व को समझो, एनर्जी डेंसिटी होता है ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इस हिसाब से होना चाहिए था जूल पर मीटर क्यूब, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ही मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब का जोड़ा मिलेगा किससे, इससे, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल होगा, ये मिल जाएगा किससे, आपका डाइन से। क्योंकि जो फोर्स कांस्टेंट है वो होता है न्यूटन पर मीटर, लेकिन अब यहाँ न्यूटन तो दिया नहीं है, न्यूटन की जगह डाइन दिया है, और मीटर की जगह पे आपका सेंटीमीटर दिया है। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व होता है आपका जूल पर मीटर क्यूब, लेकिन जूल नहीं दिया है, तो जूल की जगह क्या हो गया, अर्ग हो गया, और मीटर की जगह पे आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पावर नहीं है और यहाँ पावर आपकी 3 है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुई तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत हुई है, ठीक है। इंग्लिश में बता देते हैं बेटे, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा तो बेटे ये जूल पर मीटर क्यूब होता है। तो बेटे जूल क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब पे जाएंगे हम लोग, सीजीएस यूनिट पे जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कॉलम आपके मिल चुके हैं, जोड़ा हमने मिला दिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इफ द यूनिट ऑफ लेंथ बी डबल देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी विल बिकम। तो बेटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिए इसको, ठीक है।
तो जी जो होगा बेटा, जी होगा आपका एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट देखिए, इकाई क्या हो गई, इसकी यूनिट क्या हो गई, ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। अब आप क्या कर रहे हैं उसे, आप उसे क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक है, डबल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि नया सिस्टम क्या है कि एक यूनिट जो है, एक यूनिट किसके बराबर है, 1/2 मीटर के बराबर। आपने आधा कर दिया, क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया, ठीक है। मतलब आपने उस नई यूनिट क्या रखी है, जो नई यूनिट आप रख रहे हैं, ध्यान से सुनो आप, जो आप नई यूनिट रख रहे हैं वो नई यूनिट क्या है, वो नई यूनिट क्या है, पुरानी यूनिट का आधा है, पुरानी यूनिट का क्या है, आधा है। तो बस मीटर की जगह पे कर दीजिए ना उसको, किलो में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड में आपने कोई चेंज नहीं किया, तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 3। मीटर की पावर 3 का मतलब है 1/8 गुना हो जाएगा, सो बिकम 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल इसलिए हुआ क्योंकि जो नया मात्रक है वो पुराने मात्रक का एक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, मीटर को डबल किया ना आपने, मीटर को आपने डबल किया, तो नया मात्रक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सर 1 यूनिट 1/2 कैसे समझ में आया, चलो मैं समझाता हूँ इसको, चलो मेरे साथ समझो जरा, ध्यान से समझो, इसमें ध्यान से समझो भाई। इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो जरा, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनना जो मैं अब बात बताऊंगा। सबसे पहले जी का जो यूनिट है वो क्या है, जी का यूनिट अभी अभी निकाला, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी, जी का मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। क्लियर हो गया। अब सुनो, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक 2 गुना कर दिया जाता है, लंबाई का मात्रक 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि जो पहले 1 मीटर हुआ करता था अब वो 2 हो गया है, यानी कि 2 इकाई हो गया है बेटे, 2 इकाई हो गया है। तो 1 इकाई किसके बराबर आ गई बेटे, 1 इकाई, 1 यूनिट किसके बराबर आ गई बेटे, 1/2 मीटर के बराबर आ गई। तो आप किसकी इकाई बदल रहे हैं, आप मीटर की इकाई बदल रहे हैं ना। तो मीटर की जो नई यूनिट है वो पुराने का क्या है, आधा है, नहीं समझे आप, पुराने का आधा है, तो पुराने का आधा है इसका मतलब यहाँ पर 1/2 की पावर 3 आ जाएगा, तो इसलिए ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये 1/8 टाइम्स हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो, समझ में नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट क्लास में पूछ लीजिएगा आप मुझसे एक बार है, मैं आपको इसको डेमोस्ट्रेशन करके बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि जो एसआई यूनिट है लेंथ का वो मीटर है, सपोज वी अडॉप्ट अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ विच इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो नई जो यूनिट है आपकी, नई जो यूनिट है आपकी वो एक्स मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर किसके बराबर हो गया, जल्दी बताओ, 1 मीटर हो गया आपका 1/x यूनिट के बराबर। अब बताइए 1 मीटर स्क्वायर को बदलना है, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, 1/x गुणा 1/x, और ये नया यूनिट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर आ रहा है डी, आपका मैच कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कुछ बच्चों को ना पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक है, तो उनकी टेंशन आप मत लो, सभी का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, ठीक है। आप पढ़े, जिसका सिलेक्शन हो ना वो पढ़ता है, ठीक है, और सिलेक्शन उसी का होता है जो रिवाइज करता है। आपका डाउट है तो वो डाउट आप क्लास में क्लियर कीजिएगा मुझसे, डीपीपी का जो भी डाउट है जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप एकदम पूछ लीजिए कि सर आपने कल वो समझाया तो वो समझ में नहीं आया, तो मैं आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर करूंगा, और डाउट क्लियर होगा तभी जो है मजा है डीपीपी का, ठीक है। चूज द ऑप्शन हुज पेयर डजंट हैव सेम डायमेंशन। तो देखिए, प्रेशर इनटू वॉल्यूम और वर्क डन दोनों का सेम होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में W बराबर P डेल्टा V होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। कार्य का और दाब गुणा आयतन का मात्रक एक ही है। चलो,
फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स हो गया, आवेग हो गया, और आवेग किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो इन दोनों के भी सेम होगी। किलो कैलोरी और जूल, कैलोरी भी मात्रक है ऊर्जा का और जूल भी मात्रक है ऊर्जा का, तो इनकी भी सेम होगी। एंगल और नंबर ऑफ मोल्स, एंगल की यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, रेडियन लेते हैं, ठीक है। और मोल क्या है, मोल का हम लोग मोल लिखते हैं। जो एंगल है, एंगल क्या है बेटा, ध्यान रखेंगे, एंगल डायमेंशन लेस है, एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। लेकिन मोल का डायमेंशन क्या होता है, MOL होता है। तो डी ऑप्शन इसलिए सही होगा। आपसे पूछा था कि वो बताना है जिनका डायमेंशन सेम नहीं है, डजंट हैव सेम डायमेंशन, पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, which of the following combination of three dimensionally different physical quantities p q r can never be meaningful quantity। देखो, आप अलग अलग राशियों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अब घटा भी नहीं सकते। देखो क्या बोल रहा है कि मीनिंग, कैन नेवर बी मीनिंगफुल, कैन नेवर बी मीनिंगफुल बोला है। तो अगर अलग अलग राशि है, याद रखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज को ना तो हम ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन में देखिए, आप पी को क्यू से माइनस कर रहे हैं, तो अगर पी और क्यू अलग अलग है तो ये परमिशन आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए सी कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि दोनों की गुणा करके आर के बराबर आ सकता है, दोनों को आप भाग कर सकते हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सी बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार सी कभी भी मीनिंगफुल नहीं है, कभी भी अर्थपूर्ण राशि नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। एंगुलर वेव नंबर बताया है के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा। तो के का डायमेंशन पूछा है, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, लैम्डा का क्या होता है, मीटर। तो के का यूनिट क्या हो गया, जल्दी बताओ, के का यूनिट हो गया पर मीटर। पर मीटर मतलब लेंथ की पावर -1, एल की पावर -1 कहाँ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। सीधे सीधे जो है 2 पाई/लैम्डा में 1/लेंथ ही डायमेंशन होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट। निम्न में से कौन 7 मूलभूत एसआई मात्रक में से नहीं है। मोल एसआई मात्रक है, बिल्कुल सही। एम्पियर है, बिल्कुल सही। कैंडेला है, बिल्कुल सही। तो सही जवाब क्या हुआ, हेनरी नहीं है, हेनरी नहीं है। हेनरी फंडामेंटल नहीं है बेटे। हेनरी किसका मात्रक होता है, याद करो, हेनरी सेल्फ इंडक्शन का होता है। किसका होता है, सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण का, स्वप्रेरण का मात्रक होता है, और ये मूल राशि नहीं है। उम्मीद करते हैं कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाए वो क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कल अगली डीपीपी की, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद।